देखो, स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ें। और जिसको जो भी डाउट होगा, ठीक है, किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग, वो मेरे से या तो मेरे बोलने के बाद बात कर लेना, ठीक है, या फिर बीच में पूछ भी सकते हो, ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डाउट है तो। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो DSSB और SSC 12th फेज़, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हर साल SSC जो है ना फेज़ वाइज एग्ज़ाम करवाती है। उसके बारे में हम सीखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें जानेंगे। CPO एग्ज़ामिनेशन को लेके तो याद रखना, मैं अभी 3 एग्ज़ाम को लेके डिस्कस करने वाला हूँ, उनकी वैकेंसी को लेके और उनके एग्ज़ाम डेट और जो भी चीज़ें हैं उनकी डिटेल्स के। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या बुक और सोर्सेज हमें यूज़ करने हैं, और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, जिससे हमारा पहले ही में क्लियर हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने जैसा तुम लोगों को कहा भी था कि मैं एक जो है मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स लाया हूँ, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं DSSB की। तो सारे जानते हैं नॉर्मली, जो भी हैं अभी वो दिल्ली में रह रहे हैं, मैं भी, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का अलग से जो है कुछ डिपार्टमेंट होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। तो उसमें दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो रिक्रूट करती है कुछ बंदों को अलग अलग, जैसे दिल्ली जल बोर्ड हो गया, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो दिल्ली के हाथ में है, ठीक है। तो उनके लिए जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं वो DSSB करवाता है, ठीक है। अब DSSB के कुछ फॉर्म्स पिछले साल निकले थे। तो DSSB की कुछ वैकेंसीज पिछले साल निकली थी, ठीक है, अगस्त में, और फिर अभी दिसंबर में भी निकले थे, ठीक है। अभी एक और निकलने वाला है 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी 2024 को आने वाली है वैकेंसीज, ठीक है। और ये वैकेंसी होगी तुम्हारी डिवीजन डिवीजन कलर की, जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, और बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स हैं, ठीक है। इस पोस्ट के बारे में अगर किसी को भी जानना है तो एक मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये DSSB का नोटिफिकेशन आ गया है, बट अभी वैकेंसी स्टार्ट नहीं हुई है। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो हमारे आनी है 9 जनवरी को, क्लोज़ होगा 7 फरवरी को, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें तुम नोटिफिकेशन में देख सकते हो, जैसा कि किस किस डिपार्टमेंट की कितनी कितनी इतनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। और ये मेन चीज़ है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, पोस्ट कोड वगैरह, ठीक है। जब फिल करोगे तो मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना फॉर्म, जब भी फिल करोगे, ठीक है। और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एक बार फॉर्म मतलब ये जो नोटिफिकेशन है खुद पढ़ना कि क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या तुम उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल पहली जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट में है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें वैकेंसीज UR की 788 है, जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है। और टोटल कुल मिलाकर 1672 है, जिसमें सिर्फ क्या मांगा गया है, 12th पास मांगा गया है, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। तो आज की इस वीडियो में ना मैं तुम लोगों को टाइपिंग का भी बताऊंगा, ठीक है, जिसको टाइपिंग नहीं है। एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा गया है। और पे स्केल जो है तुम्हारा वो 1900 ग्रेड पे का है, मतलब लेवल 2 की जॉब है, और ग्रुप C में है आता है, ठीक है। और 18 से 27 साल वाले बंदे भर सकते हैं इसको। बाकी और भी पोस्ट्स हैं बहुत सारी, ठीक है। एक बार इसको पढ़ना, मैं तुम्हें दे दूंगा
ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो जो तुम फॉर्म भर सकते हो वो फिल कर देना। हम आगे बात करते हैं। अब जो इसमें हमें मेन चीज़ पता करनी है वो ये है कि इसमें एक एग्ज़ाम होगा टियर 1, ठीक है, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है और उसी एग्ज़ाम के बेसिस पे तुम्हारी मेरिट बनेगी, ठीक है। एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, क्वेश्चंस आएंगे 200, मार्क्स होंगे 200, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल 200 मार्क्स का, डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं, डिस्क्रिप्टिव वगैरह चीज़ें नहीं है। जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वगैरह 35, मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि है 35, इंग्लिश, हाँ इसमें हिंदी भी आती है, हिंदी 35 और इंग्लिश 35, और कंप्यूटर जो है वो भी आता है 25। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है हमें, ठीक है। बस अभी ये जान लो कि हाँ भाई इसका मार्क्स का स्प्लिट स्प्लिट कैसा है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसएससी की। तो एसएससी ने जो है नोटिस डाला था एक, कि हाँ भाई वो 12th फेज का जो है पेपर करवाएगी 6, 7, 8 मई को, ठीक है। और स्टेनोग्राफर डिपार्टमेंटल है ये, और एक सीपीओ का करवाएगी, ये रहा, ठीक है, 9, 10, 13 को, इस तरीके से। तो तुम देख रहे हो कि ये दोनों एग्जाम्स जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस वे में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दूसरा इजीली हो सकता है, ठीक है। अब पहले मैं बात करता हूँ फेज एग्जामिनेशन की। फेज एग्जामिनेशन होता क्या है अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा, पहले इसका एग्जाम पैटर्न ध्यान रखना, ठीक है। देखो, अच्छा तुम में से मैं पूछना चाहूंगा जिसने एसएससी का एग्जाम दिया है, क्या कभी फेज एग्जामिनेशन भरा है, सिलेक्शन फेज, जैसे अभी 11th फेज का था, 10th फेज का आया था, कभी भरा है किसी ने, या किसी को कुछ पता है इसके बारे में, बताओ। किसी ने भी नहीं भर रखा है? आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, मतलब किसी ने नहीं भर रखा है, कोई नहीं, बताता हूँ। देखो, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो CHSL और CGL वगैरह नहीं फिल करते, उसके लिए एसएससी जो है ना वो अलग से फेज एग्जामिनेशन करके लाती है, ठीक है। अभी आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी कैसे कैसे डिटेल्स आती हैं वैकेंसीज की। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब कि 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन और उसके अबव लेवल का, कहने का मतलब एक ही एग्ज़ाम में, फेज एग्ज़ाम जो होता है उसी में 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों कैटेगरी बांट रखी है और उस कैटेगरी के हिसाब से पेपर लिए जाते हैं, ठीक है। तीनों ही, चाहे वो तुम 10th लेवल का भरो, चाहे तुम 12th लेवल का भरो, चाहे तुम ग्रेजुएशन लेवल का भरो, ठीक है, सब में एक ही जैसा जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, ठीक है। याद रखना मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न। क्या पैटर्न रहता है? 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही क्वांट एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। कहने का मतलब तुम ये समझ सकते हो कि सीजीएल टाइप का पैटर्न रहता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे 0.5 की रहती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, DSSB में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे 1/4 मतलब कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब कि जो 10th लेवल पे लिया जाता है एग्ज़ाम, उसका सिलेबस ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये समझ लो कि लेवल इसका थोड़ा कम रहता है, ठीक है, बाकी की कंपैरिजन में। 12th लेवल का तुम देख सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, और दोनों में मैथ्स में अगर मैं फ़र्क बताऊं
तो यहाँ पर जो है ना एडवांस नहीं आती 10th लेवल में, ठीक है। एडवांस मैथ्स जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह ये 10th लेवल में नहीं आती, ठीक है। जबकि 12th में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, मतलब CHSL जैसा तुम समझ सकते हो इसको। ग्रेजुएशन एंड अबव तुम ये मान सकते हो उसको CGL लेवल के जैसा, ठीक है। जैसे अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको मान लो तुम MTS लेवल, ठीक है। MTS लेवल ये तुम CHSL लेवल मान के चल सकते हो और ये तुम CGL लेवल मान के चल सकते हो, ठीक है। सिलेबस एक बार डिटेल में पढ़ लेना, जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे भेज दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। और हाँ ये चीज़ें याद रखना, ये पिछले साल से मैंने उठाया हुआ है, अभी नोटिस इसका नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, तुम लोगों को ध्यान से देखना इस चीज़। जैसे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, समझना बात को ध्यान से, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे चीज़ें मैं दिखाता हूँ, तुम बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि भरने में बहुत बच्चे इसको गलत कर देते हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ गलतियाँ होती है। देखो ये जो चीज़ है ना, मैंने क्या कहा था कि फेज एग्जामिनेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में हमें भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तुम्हें अपना बताता हूँ कि मैंने जो ये 11th फेज का, याद रखना ये 11th फेज का है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं 12th फेज की, लेकिन ये पिछले साल की वैकेंसी है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ, ध्यान से देखना अब। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे NW, NR ऐसे करके यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें ना ये NW का मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट रीजन, NR का मतलब हो गया नॉर्दर्न रीजन, जैसे दिल्ली, दिल्ली NR में आता है, नॉर्दर्न रीजन में आता है, ठीक है। ऐसे ही करके यहाँ पे दिया हुआ है रीजन वाइज और यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट कोड। अब जब तुम फिल करते हो ना, तुम्हारे साथ दिक्कत ये हो जाएगी कि तुम्हें पता नहीं रहेगा कि किस पोस्ट में क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और क्या एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है। ये मेन चीज़ है एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी, क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट्स में जो है एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी कुछ एक्स्ट्रा मांगा होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक आधे में है थोड़ा कि नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज वगैरह की, एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, जैसे कि मैंने इसमें जो है 2 पोस्ट भरी थी। अगर UR से हो तो एक पोस्ट का 100 रुपया, ठीक है। अगर 2 पोस्ट भर रहे हो तो 200 रुपये, 6 पोस्ट जैसे मैंने भरा था 600 रुपये लगे थे मेरे, ठीक है। इस हिसाब से ये होता है। तो मैंने जो भरा था वो एक भरा था कैंटीन अटेंडेंट का, एक मैंने ये भरा था मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल नेवी MOD में, ठीक है। ये वाला मैंने भरा था एक। इसमें UR की वैकेंसीज होगी। हाँ तुम्हें एक और चीज़ इसमें भी ध्यान रखना है कि जैसे इस वाले में जो है ये वैकेंसी नहीं है SC की, ठीक है। तो SC वाले इसको ना भरे तो सही है, क्योंकि उनको SC से यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। ये भी चीज़ें देखनी होती है थोड़ी, ठीक है। तो एक मैंने ये भरा था और एक मैंने भरा था कैंटीन अटेंडेंट का, ठीक है, उसमें भी भरा था। तो ये दोनों पोस्ट जो है ना मेरा प्री इसका क्लियर है। हाँ एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें सिर्फ प्री का एग्ज़ाम देना होता है, फिर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं और तुम्हारी जॉब लग जाती है। मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा कोई भी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक पेपर दिया उसी पे मेरिट बनती है। तो मैंने ये 2 पोस्ट जो है मेरे MTS का वो इस साल क्लियर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैंने NR से भरा है तो मेरे को दिल्ली मिलेगा, अगर मेरा क्लियर हो जाता, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता तो, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत कि फेज एग्जामिनेशन होता क्या है? बताओ अगर किसी को भी डाउट है तो। ठीक है। ऐसे ही 12th और ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को इनके इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, वो नहीं भरते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी जो है एज मिल जाती है। मतलब कहने का ये है
कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा नहीं है फेज़ एग्ज़ामिनेशन, बस तुम्हें थोड़ा-सा अच्छा स्कोर करके आ जाओगे यहाँ पर, तो तुम्हारी नौकरी पक्की है, ठीक है? हाँ, यहाँ पर थोड़ा एक ये इश्यू रहता है डिले का, ठीक है? अभी तुम ये मान सकते हो कि 10th फ़ेज़, हम अभी बात क्या कर रहे हैं? 12th फ़ेज़ की, हम अभी बात कर रहे हैं 12th फ़ेज़ की, और मैं अभी बात कर रहा हूँ 10th फ़ेज़ की। 10th फ़ेज़ का एग्ज़ाम जो है ना, वो 2022 में लिया गया था, ठीक है? इसमें मेरी एक पोस्ट क्लियर थी, ठीक है? और मैं इसका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवाने गया था और अभी तक इसका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है? तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ का इश्यू रहता है डिले का, ठीक है? तो डिले होता है, बट हाँ, इससे नौकरी मिलती है, ये भी पक्का है, ठीक है? और भीड़ कम रहती है। अब बात कर लेते हैं सीपीओ की। तो सीपीओ में मेनली ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते होंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है और 2 घंटे का पेपर होता है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और वही 4 सब्जेक्ट्स आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर पार्ट ए होता है, फिर इस पार्ट को जो क्लियर करते हैं वो देते हैं फिजिकल, ठीक है? फिर उसके बाद होता है पार्ट 2, जिसमें सिर्फ इंग्लिश आती है। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 2 घंटे, जिसका अभी 2023 वालों का होना है, ठीक है? मीन्स 8 जनवरी को है। और इसके बाद सीधा होता है मेडिकल, ठीक है? और यहाँ पे तुम सब इंस्पेक्टर बनते हो अलग-अलग सीएपीएफ में, ठीक है? और या फिर दिल्ली पुलिस का भी होता है इसमें, ठीक है? और यहाँ पे एनसीसी वालों को थोड़ा-सा फ़ायदा मिलता है, एज मिलता है। अगर सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 ईच, कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास सी सर्टिफिकेट है और तुमने पेपर 1 क्लियर करा तो 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, कहने का मतलब तुम्हें 20 मार्क्स की जो है बढ़त यहाँ पे मिल जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है? एनसीसी से हो तो। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो है कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, और कट ऑफ हाई जाने का मेन रीज़न यही है, ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे। अब सीपीओ का जो है वो पेपर 1 का जो है ये रहता है, कहने का मतलब तुम इसको सीजीएल मान सकते हो, बस सीजीएल से थोड़ा ये अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं हम एसएससी के और कौन-कौन से एग्ज़ाम्स 2024 में होने वाले हैं, ठीक है? तुम यहाँ पे देख सकते हो। एक देखो फेज़ एग्ज़ामिनेशन, सीपीओ, ठीक है? जेईई का और सीएचएसएल का। सीएचएसएल का जो है 2 अप्रैल को फॉर्म निकलेगा और जून-जुलाई में पेपर होगा। कहने का मतलब लाइन से लगे हुए हैं एग्ज़ाम, ठीक है? एमटीएस की भी तुम देख सकते हो कि मई में निकलेगा फॉर्म और जून, जुलाई, अगस्त में ही पेपर होगा। मतलब हर महीने अब पेपर होते जाएँगे। सीजीएल का रहेगा जून 21 को और सितंबर-अक्टूबर में पेपर होगा। अच्छा, ठीक है। देखो, मतलब सीपीओ की बात कर रहे हो ना? सीएपीएफ में क्या सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हो या फिर जो यूपीएससी लेता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट उसकी बात कर रहे हो? अच्छा, उसका ना मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा क्योंकि ना उसका थोड़ा नॉलेज मुझे नहीं है। मैंने बस एक बार एग्ज़ाम दिया है, उसका सही नॉलेज ना है मेरे नोन में, वो दे पाएंगे, ठीक है? अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की जो सीएपीएफ, ठीक है? यहाँ पे सीजीएल का जो होगा वो सितंबर अक्टूबर में पेपर होगा, और स्टेनोग्राफर का जिसको आता है वो अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा। और जीडी का जो है 2025 का भी, देखो 2025 का, इतना आगे चल रही है, 2025 का भी उन्होंने दे रखा है, दिसंबर जनवरी में पेपर होगा। कहने का मतलब तुम ये समझ लो कि 2024 में लाइन से अप्रैल के बाद पेपर लगे हुए हैं, ठीक है? अब तुम्हारे ऊपर है, तुम जिस हिसाब से अभी तैयारी करोगे उस हिसाब से तुम्हें नौकरी लगेगी। अब आगे आते हैं मेन जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो बात करेंगे स्ट्रेटेजी को लेके। किस किस के लिए? ई ट्रिपल एस बी,
हम बात कर रहे हैं अब स्ट्रेटेजी को लेकर। किस किस की स्ट्रेटेजी है? डी ट्रिपल एस बी, सिलेक्शन पोस्ट, जो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 12th फेज की, और एसएससी सीपीओ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम इन 3 एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। बाकी इसके अदर सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, और तुम्हारा एमटीएस हो गया, या और भी कोई एग्जाम है, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि इसके एग्जाम्स जो है वो मई में है, सबसे पहले हैं, तो हम पहले इसी की बात कर रहे हैं, कैसे हमें इसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बात आती है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, देखो, मैथ्स एंड रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है हमारा सिलेबस का जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसने पहले कुछ एग्जाम्स दे रखे हैं उसको पता है जब कभी भी रिजल्ट वगैरह आता है तो उसमें वो बच्चे रिजल्ट में ज़्यादा आ पाते हैं जो मैथ्स रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग एक स्कोरिंग है, और यहाँ पर अगर किसी ने स्कोर नहीं करा तो उसके सिलेक्शन के चांस जो है थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी के नंबर यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, और रीजनिंग देखो, जीएस इंग्लिश में ऐसा होता है कि तुम चाहे जितना भी पढ़ लो, तुम्हारा फुल स्कोर ला पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एवरेज बच्चा भी स्कोर कर जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी ज़्यादा पढ़ के। इसके लिए हमें क्या क्या बुक्स और सोर्सेज का इस्तेमाल करना है? देखो, मैं तुम्हें अपना बात बता दे रहा हूँ। मैंने 2-3 साल जो है ना, यही देखने में लगा दिया है कौन सा सोर्स और बुक्स वगैरह सही है, जो जेन्युइन है, जिससे बंदे जो है ले सकते हैं अच्छे से कम पढ़ के। देखो, दो चीज़ें हैं, ज़्यादा पढ़ के एक जॉब लेना और एक कम पढ़ के पेपर में आ जाना। तो हम बात करेंगे कि हमें उतना ज़्यादा एफर्ट होता ना कि एकदम 10-10 20-20 घंटे पढ़ना ना पड़े। ठीक है, हमारे पास जो है टाइम वर्किंग आवर्स वाला होता है कि हाँ भाई, हमें 5-6 घंटे हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि कई कई घर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है मैंने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। अब रीजनिंग और मैथ्स में क्या सोर्स इस्तेमाल करेंगे हम? बुक। मैं अभी अपने कोर्स की बात करूँगा, तुम वो कर सकते हो, या फिर खुद प्रिपेयर कर सकते हो यूट्यूब से, या फिर किसी ने कोई और टीचर का भी बैच ले रखा होगा, वो भी इनफ है, उसी से करना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बुक प्रैक्टिस करने के लिए क्या, टेक्स्ट बुक का एक बुक आता है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें 4000 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब तुम जब ये बुक देखोगे ना तो थोड़ा तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी मैं, मेरे पे है बुक ये। ठीक है, मैं तुम लोगों को इमेजेस भेज दूंगा और देख लेना कि हाँ भाई किस तरीके से ये बुक दी हुई है। ठीक है, और इसका रिव्यू वगैरह भी एक बार देख लेना यूट्यूब वगैरह। तो टेक्स्ट बुक तुम ले सकते हो, ये जो बुक है। ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर बुक। देखो, जिसको सीएचएसएल और सीजीएल वगैरह भी फोकस है, वो प्रीवियस ईयर ही किताब उठाना। ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक में कोई भी बुक ले सकते हो, लेटेस्ट एडिशन की लेना, याद रखना, चाहे यादव सर की रिडम पब्लिकेशन वाली हो 7300 प्लस, या फिर गगन सर की हो, या फिर और कोई भी टीचर की हो, या फिर पेनेकल वगैरह भी आती है, किरण वगैरह भी आती है, तो वो भी तुम यूज़ कर सकते। ठीक है, लेकिन वो बुक तभी लेना जब तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है उस बुक को करने के लिए। देखो, मैंने बहुत सारी बुक्स ले रखी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी बुक को पूरा करा ही नहीं। बस हाँ, मेरे को एक बात पता है कि मैंने एक टेक्स्ट बुक का बुक लिया था रीजनिंग का, तो रीजनिंग का जो मैंने लिया था वो मैंने पूरा करा है सॉल्व। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिसमें कम क्वेश्चंस है पहले उसको प्रैक्टिस। ठीक है, अगर वो प्रैक्टिस हो जाए फिर आगे बढ़ो। ठीक है, मेरी बात कहने का मतलब ध्यान से समझना। ठीक है, तुम 8000 9 10,000 वाले क्वेश्चन की बुक उठा तो लाओगे, लेकिन वो करते करते तुम मर जाओगे। ठीक है, क्योंकि भाई 4-5 महीने में तो ख़त्म होगी ही नहीं, उसको लगेगा टाइम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक तो अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और तुम इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हें मॉक टेस्ट देने के लिए जो सेक्शनल मॉक्स देने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए होती है स्पीड, मैथ्स और रीजनिंग में चाहिए होती है स्पीड, इसीलिए हम जो है मॉक टेस्ट भी लेंगे, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप और ओलिव बोर्ड का। ठीक है, ओलिव बोर्ड का थोड़ा महंगा आता है, बाकी ग्रेड अप और टेक्स्ट बुक का इजीली सस्ता मिलता है। ठीक है, मतलब
अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी और जो हमारा शेड्यूल रहेगा, ठीक है? कि हमें कितना-कितना टाइम किस-किस को डिवोट करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं बात करूँगा मैथ्स और रीज़निंग दोनों की, ध्यान से समझ। देखो, हम टाइम शेड्यूल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब कई बच्चे होते हैं जो ऐसे पढ़ते हैं कि हाँ भाई हमें 2 घंटा मैथ्स को देना है या 1 घंटा इंग्लिश को देना है। ऐसे करके हम जितना पढ़ सकते हैं उसमें उतना पढ़ेंगे, हमारे पास इतना ही टाइम है। ऐसा नहीं पढ़ना हमें, हमें पढ़ना है टारगेटेड के हिसाब से, ठीक है? कहने का मतलब अपने आप को खुद को टारगेट देना है कि हाँ भाई आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 2 घंटे में हो, चाहे 3 घंटे में हो, चाहे 4 घंटे में। मुझे ये टॉपिक करके ही उठना है, ऐसा समझ लो, ठीक है? और ये तुम्हें कब से कब तक करना है? मंडे से फ्राइडे करना है, ठीक है? ये बात ध्यान से समझना, जो मैं बात बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल की, ये मैंने खुद इम्प्लीमेंट करा है और मुझे रिज़ल्ट मिला है और कुछ और बंदों का भी मैंने देखा है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? टारगेट के हिसाब से पढ़ना, टाइम के हिसाब से कभी मत पढ़ना। मंडे से फ्राइडे तुम्हें टारगेट के हिसाब से पढ़ना है। कैसा टारगेट लेके चलना है? डेली के जो मैंने अभी बुक बताई टेक्स्ट बुक वाली, ठीक है? 4000 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? 4000 क्वेश्चंस हैं, हमें करने हैं। और अगर मान लो डेली का मैं अगर 50 क्वेश्चन उठा के चलता हूँ, ठीक है? डेली का, तो अगर मैं देखूँगा यहाँ पे 80 डेज़ आ गए, ठीक है? 80 दिन में ख़त्म होगा, ठीक है? अगर 75 हो गया, तो 75 में टाइम कम और लगेगा, 100 में जो है 40 दिन लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपनी कैपेसिटी देखनी है कि तुम एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम्हें आज जोश चढ़ा, तुम 100 क्वेश्चंस करने बैठे, तुम 100 क्वेश्चंस तो कर लोगे, लेकिन वो डेली फॉलो नहीं कर पाओगे। तो डेली वही क्वेश्चंस को फॉलो करना, उन्हीं को मतलब उतने ही नंबर क्वेश्चंस को फॉलो करना जितना तुम कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपना बताऊं, भाई मैं 100 क्वेश्चन डेली नहीं कर सकता, मेरे बस की है ही नहीं। 3 घंटे लग जाएंगे मुझे करते करते, ठीक है, चाहे मेरे को जितनी भी अच्छी मैथ्स आती हो। इसीलिए मैं चुनता हूँ 50 क्वेश्चंस पर डे, और मैंने जो बुक बता रहा हूँ ख़त्म करी है वो 50 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से ही ख़त्म करी, ठीक है? बाकी अगर तुम्हारे अंदर है कि हाँ भाई तुम 100 क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम सॉल्व कर ही सकते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो डेली तुम्हें इतने क्वेश्चंस जो है करने ही है, इससे कम मत करके चलना क्योंकि कम में तो बुक हो ही नहीं पाएगी, ठीक है? और 50 क्वेश्चंस की या 75 क्वेश्चंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो तुम्हें 1 से डेढ़ घंटा, मतलब 1.5 से 2 घंटा लगेगा मैथ्स में और 1 घंटा लगेगा रीज़निंग में, क्योंकि रीज़निंग थोड़ी ईज़ी रहती है, तो रीज़निंग के तुम क्वेश्चंस फटाफट कर लोगे, ठीक है? यहाँ तक बताओ बात, कोई दिक्कत है किसी को? नो बोल देना। आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैथ्स में होती है वो है कैलकुलेशन, सबसे ज़्यादा। तुम कभी भी जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे, तुम्हें कैलकुलेशन ही तंग करेगी, क्योंकि अब जो है अर्थमेटिक का पोर्शन जो है ज़्यादा कर दिया है। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन 25 आ रहे हैं, तो उसमें से 15 से 17 क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक के रहते हैं, ठीक है? और अर्थमेटिक के जो है ना, वो कैलकुलेटिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम भाई जो है पूरा मान के सॉल्व कर रहे हो, लिख कर सॉल्व कर रहे हो चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अपने कैलकुलेशंस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कैलकुलेशन तुम कर सकते हो कोई भी ऐप से, या फिर खुद को सम्स देके कि हाँ भाई जैसे फॉर एग्जांपल 37 3 मैंने लिख दिया और 73, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से भी तुम अपने आप को सम्स देकर कर सकते हो, और टाइमर लगा के कर सकते हो कि हाँ भाई कितने टाइम में तुमने सॉल्व कर, अब इसको और कम करना, ठीक है? इसको डेली देना है, लगभग से लगभग 5 से या 10 मिनट भी दे सकते हो, ठीक है? ज़्यादा नहीं कि हाँ भाई कैलकुलेशन में लगे पड़े, 5 से 10 मिनट डेली, एक भी दिन छोड़ना नहीं है कैलकुलेशन को, ठीक है? उसके बाद ये तो है मंडे से फ्राइडे तक की, हाँ भाई हमें कैसे-कैसे चीज़ें करनी है। अब सैटरडे को हमें क्या करना है? रिवीजन करना है और क्विज़ लगाने हैं, ठीक है? इसकी चीज़ के लिए क्विज़ बूस्ट करने के, ठीक है? स्पीड बूस्ट करना है जो क्विज़ लगा के, और क्विज़ किस पे लगाएँगे हम? अड्डा 247 एक ऐप है, ठीक है? उस पे हम लगाएँगे क्विज़, और हर सैटरडे सैटरडे लगाएँगे क्विज़। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्विज़ लगा लेंगे, ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? यहाँ पे कोई पैसे नहीं देने हैं क्विज़ के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और संडे को जो है, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज पढ़ लिया, तो हमने क्या कर लिया, उसका चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट लगा लिया, ठीक है? चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट आते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट लगा लिया। अब ये बात ध्यान से समझ, जो ये प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक
आरबी जो है उनके एक पीडीएफ आती है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, ठीक है, वो पेड रहती है, बट मैंने वो पेड ले रखा है, तो मैं तुम लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहां से पढ़ लेना, ठीक है। और हाँ, ये किसी बुक से मत करना, ये बुक से हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन हमें फ़ोन या लैपटॉप से देने की आदत डालनी पड़ेगी शुरू से ही। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो है बुक से नहीं करना ये, कि हाँ भाई तुम बुक से क्वेश्चंस टाइमर लगा के कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, या तो हम ऐप में देंगे, जैसे किसी के पास टेक्स्ट बुक का है पास वगैरह, तो उस पे दे सकते हैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, या फिर प्रीवियस ईयर जो है चैप्टर टेस्ट हमें देना है, जो मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है, उससे। यहाँ तक बताओ मैथ्स और रीजनिंग के टाइम टेबल और जो भी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह, सोर्सेज वगैरह, इसमें किसी को कोई डाउट या अपनी तरफ से कोई ऐड ऑन करना चाहता है इन चीज़ों में, बताओ। या किसी के साथ और कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या, वो भी मुझे बता दो। हाँ देखो, जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरी जीएस वीक है, मैथ्स रीजनिंग में कर लेता हूँ, मेरी जीएस वीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जीएस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ। लेकिन हो सकता है कई बच्चों के साथ उनको जीएस जल्दी समझ में आ जाती होगी, मैथ्स रीजनिंग थोड़ा टाइम लगता है, तो वो क्या करेंगे, मैथ्स रीजनिंग को थोड़ा टाइम दे देंगे। और मैं जो यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि मैथ्स में 2 घंटे, रीजनिंग में 1 घंटा, ठीक है, और कैलकुलेशन में 5-10 मिनट। कहने का मतलब अगर मंडे से फ्राइडे का मैं कैलकुलेट करूँ मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर, तो तुम यहाँ पे 3 घंटे से 3.5 घंटा दे रहे हो, ठीक है, डेली। इतना टाइम देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो बच्चे तुम्हारे साथ एग्ज़ाम देंगे, वो या तो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं मेरे जैसे, या फिर वो अभी जो पढ़ रहे हैं, वो 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं। और 4-5 घंटे से हमें अगर कम्पीट करना है, तो हमें कम से कम इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। आगे बात समझिए। तो इस हिसाब से जो है कम से कम हमें इतना पढ़ना ही पड़ेगा। अब तुम वो देखो कि तुम कैसे टाइम जो है निकाल सकते हो इन चीज़ों को देने के लिए, ठीक है। अगर जॉब वगैरह करते हो तो थोड़ा देख लो कि हाँ भाई वहाँ पर अगर फ्री टाइम मिल रहा है, तो भाई क्विज कर लिया, जाते टाइम मेट्रो वगैरह में क्विज कर लिया, वैसे वैसे तुम अपना टाइम इस हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट या कोई ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश। देखो, मेनली मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, मतलब कि सारी चीज़ें मैथ्स वगैरह साइंस वगैरह इंग्लिश में पढ़ा है, सभी हैं? तुम लोग बोल दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अगर अगर कुछ। तो मेनली हमारे पास जो है अभी मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो सारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो मेरे ख्याल से रीडिंग में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रीड तो सभी कर लेंगे, ठीक है। तो बुक्स और सोर्सेज तुम्हें करना है। यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक और चीज़ मैं बता दूँ, बहुत जो दिक्कत आती है इंग्लिश मीडियम वालों के साथ, दिक्कत आ जाती है इस चीज़ में, ग्रामर में, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को ना 10th 12th तक जो है ग्रामर न के बराबर पढ़ाया जाता है। हम आंसर्स जो है चैप्टर पढ़कर और उसको बनाकर लिख के आ जाते हैं, जो कि हमारी टूटी फूटी इंग्लिश होती है बिना ग्रामर बनाए, ठीक है। हम इज़ टू सब कुछ लगा देते हैं और वो वैसे हम लिख के आते थे पेपर में और हमें मार्क्स मिलते थे, ठीक है, और हम वैसे ही पास हुए हैं। तो कहने का मतलब हमारी जो इंग्लिश थी, इंग्लिश मीडियम पढ़ के भी हम ढंग से नहीं सीख पाए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं वो आती है ग्रामर बेस्ड, और वोकेबलरीज भी अच्छी खासी है। तो इसमें हमें जो बुक्स और सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, पहला सेल्फ प्रिपरेशन हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी टीचर से यहाँ पर नहीं पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई
इंग्लिश कोई टीचर तुम्हें सिखा ही नहीं सकता जब तक तुम खुद ना करो। तुम्हें यहाँ पर अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। भाई मैथ्स में कोई सम्स तुम्हें समझा सकता है, इंग्लिश में तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि हाँ भाई तुम किस हिसाब से रीड करो, किस हिसाब से समझो, क्योंकि समझना तो तुम नहीं है। इसीलिए तो सेल्फ प्रिपेयर करना है, बुक्स और यूट्यूब की हम मदद लेंगे। ठीक है, अब देखो बुक्स कौन कौन सी लेनी है। नीतू मैम की लेनी है क्लास नोट्स ग्रामर के लिए, और वोकैब बुक लेनी है वोकैबलरीज के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लगा भी रखा है, ये 2023 का अपडेटेड है, क्लास नोट्स से बाइलिंगुअल है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया हुआ है। और ये मेरे पास बुक है, बहुत बेस्ट बुक है। ठीक है, और मैंने मतलब नीतू मैम का जो है ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच दोनों भी ले रखा था। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक क्लास का समझ में है, इस क्लास नोट्स में जो मैम मतलब ऑनलाइन पढ़ाती हैं या फिर जो क्लास में अपने पढ़ाती हैं, वो सारा का सारा इस क्लास नोट्स में दिया हुआ है, और तुम बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इंग्लिश बैकग्राउंड के तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत जल्दी भी आ जाएगा। ठीक है, वोकैबलरीज के लिए तुम ये बुक फॉलो कर सकते हो। कई बच्चों के पास ब्लैक बुक भी होती है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, वो ब्लैक बुक भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रामर और वोकैब के लिए हमारे पास ये हो गई चीज़ें। हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पर ना जब तुम ग्रामर पढ़ रहे होगे ना, तो कई बच्चों के पास ऐसा होता है कि भाई कोई चीज़ दिक्कत आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स आ गया या फिर प्रपोजिशंस वगैरह आ गया, भाई बुक से जो वो चीज़ें समझ नहीं आती, तो तुम यूट्यूब पे जो है इंग्लिश बाय नीतू सिंह लिखोगे, एक चैनल आएगा, या तरुण ग्रोवर एक सर हैं। ठीक है, इन्होंने पहले ये अनअकैडमी पढ़ाते थे, अब इन्होंने अपना अलग कर लिया है। अमन वशिष्ठ सर हैं, इन्होंने भी अपना अलग कर लिया है। ठीक है, इन टीचर से पढ़ सकते हो, और बाकी टीचर का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैंने इन्हीं टीचर्स को फॉलो करा है। ठीक है, जो भी चीज़ें मुझे नहीं आती भाई मैं इन्हीं से समझ लेता हूँ यूट्यूब पे डाल के। ठीक है, अब ये बात हो गई किसकी, ग्रामर और वोकैबलरीज की। अब हम बात करते हैं, जो रीडिंग सेक्शन आता है, क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है, और पैसेज वगैरह जो आते हैं, उसको हम कहाँ से प्रिपेयर और कैसे प्रिपेयर करें। देखो, एक मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये मैं तुम लोगों को प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इसको तुम ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश माध्यम है। ठीक है करके, इसमें क्या होता है ना, जैसे मैं तुम्हें आज का बताऊं, आज मंडे है, ये सुबह के लगभग 4 बजे जो है वो अपना डालते हैं। यहाँ पर एक आता है तुम्हारा ये एडिटोरियल, अभी मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आता है एक, यहाँ पे उसी एडिटोरियल को इन्होंने समझाया होता है ऑडियो में। ठीक है, और ये अपना उन्होंने दे रखा है। हमें बस किस चीज़ से मतलब है, डेली जो पीडीएफ आएगी उससे मतलब है, और यहाँ पे जो ऑडियो आएगी उससे मतलब है। बस ये दो चीज़ों से हमें मतलब है, और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। देखो अब कैसे पढ़ना है इस चीज़ को, ये मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना, और इसको डेली इंप्लीमेंट करना है। जैसे मैंने ओपन करा, यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो गई। ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारा जो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में जो एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल वो दिया हुआ है कोई एक। ठीक है, इन्होंने लिख रखा है टॉपिक, ये दे रखा है पैसेज टाइप का। ठीक है, फिर यहाँ पे जो दिए हुए हैं वोकैबलरीज कुछ जो उसमें यूज़ करे गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे समरी दी हुई है, इस समरी से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। जो यूपीएससी वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा ये मतलब रहता है, हमारे लिए मतलब नहीं है। ठीक है, एडिटोरियल समरी का मतलब नहीं है, हमें यहाँ से मतलब है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इन्होंने पैसेज के ऊपर दे रखा है 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये पैसेज के ऊपर बेस्ड है। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ अपने हिसाब से दे रखे होते हैं इन्होंने वोकैबलरीज वगैरह। ठीक है, मतलब तुम इसे सॉल्व कर सकते हो डेली, और फिर ग्रामर वगैरह के भी। और देखो यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये डेली जो है 25 क्वेश्चंस डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोज टेस्ट भी दिया हुआ है। क्लोज टेस्ट जो है वो पैसे से रिलेटेड नहीं होता है, इनका अलग ही होता है। और यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं इनके। ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी हुई है सारी। क्लियर है, अब हमें इसको कैसे पढ़ना है डेली, वो मैं तुम्हें तरीका बता दे रहा हूँ कि डेली कैसे पढ़ना है। जैसे पीडीएफ ओपन करोगे, सबसे पहले आना है वोकैबलरीज पे। वोकैबलरीज तुम्हें एक बारी गो थ्रू कर लेना है, पढ़ लेना है सारा। पढ़ लिया पीडीएफ में सारा सारा वोकैबलरीज एक बार पढ़ लिया कि हाँ भाई, जैसे
सर्व आउट है, इसका मतलब क्या होता है, पूरा करना होता है, कंप्लीट, फुलफिल वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसे करके पढ़ लेना है। सारा पढ़ लिया, उसके बाद जाना है पैसेज पे। पैसेज पे तुम्हें जो भी फुल स्टॉप आएगा वहाँ तक, यहाँ तक हमने पढ़ा, मतलब समझा कि क्या हो सकता है इसका मतलब। फिर उसके बाद आगे पढ़ा हमने, ऐसे करके हमें पूरा मतलब समझना है। जब हमें लगेगा कि हमने पूरा पढ़ लिया अच्छे से और यहाँ पे हमने मतलब समझ लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो ऑडियो वाला मैंने बताया था उस ऑडियो पे जाना है और उसे प्ले करना है और हमें चेक करना है कि भाई हमने जो समझा क्या वो सही समझा या गलत समझा, और गलत समझा तो कहाँ गलती हो गई समझने, ये चीज़ सीख, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को भी कोई डाउट है कि हाँ भाई कैसे पढ़ना है इस पीडीएफ को? क्योंकि जो तरीका मैंने बताया ना, वो तरीका तुम्हें फॉलो करना है, उसी तरीके से करना है, क्योंकि अगर तुम पूरा पैसेज पहले पढ़ोगे फिर वोकैबुलरीज पढ़ोगे तो नहीं आएगी चीज़ें समझ में और तुम और उलझन में चलते जाओगे, ठीक है। इसीलिए जो मैंने कहा उस हिसाब से पढ़ना। और इनकी एक और खास बात है कि इन्होंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बना रखा है। जो रेड से है वो सब्जेक्ट है और पे लिखा होगा ब्लू जो है वो वर्ब है और रेड कलर से जो है वो सब्जेक्ट, हाँ, जो रेड है वो सब्जेक्ट है और ये जो ब्लू कलर है उसके लिए क्या यूज़ करा गया, जैसे डिसीजन है उसके लिए क्या यूज़ करा जाएगा, यीज। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कितनी दूर है और वर्ब कितनी दूर है दोनों में, फिर भी तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया पैसेज को। इसमें लगेगा तुम्हें टाइम, मतलब एक दिन में अच्छा खासा 1 डेढ़ घंटा लगेगा। शुरुआत में लगेगा 1 महीने तक 1 डेढ़ घंटा, बाद में फिर तुम इजीली 30 से 45 मिनट में कर लोगे। हाँ, एक और चीज़, ये तुम्हें डेली करना है और बाकी क्वेश्चंस जो मैंने बोले यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो तुम्हारी मन मर्जी है कि अगर तुम करना चाहते हो, टाइम है एनफ, तो तुम कर सकते हो यहाँ पे 25 के 25 क्वेश्चंस, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं स्ट्रेटेजी, ये टाइम टेबल हमें कैसे चीज़ें करनी है। तो वही सेम चीज़ हमें टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमें टारगेट के हिसाब से चलना, मंडे से फ्राइडे, ठीक है। जैसे मैंने एक टारगेट बना लिया कि भाई मेरे को इंग्लिश ग्रामर में डेली 10 पेजेस पढ़ने हैं या 5 पेजेस, तुम्हारे हिसाब से जो भी है वो अपने हिसाब से देख लेना कि कितने पेज मुझे ग्रामर के पढ़ने हैं बुक से, ठीक है। और वोकेबलरीज का जैसे मेरे को 5 पेजेस पढ़ने हैं, यहाँ पे याद रखना वोकेबलरीज को पढ़ना है, याद करने नहीं बैठना है, क्योंकि भाई देखो 15,000 वोकेबलरीज याद कर पाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। तुम लिंक करके चीज़ें याद कर सकते हो लेकिन उसमें लगेगा टाइम, और डेली तुम्हारा जो है ना टाइम अगर लग जाएगा तो तुम अगले दिन करोगे नहीं। इसीलिए तुम्हें पहले रीड करना है चीज़ें, ठीक है। धीरे धीरे करके मेमोराइज करोगे, याद होने लगेंगी चीज़ें, टाइम लगेगा। 1 डेढ़ महीने में तुम्हें सेटअप होने में टाइम लगेगा कि हाँ भाई हम इस फ्लो में आए हैं, शुरू से नहीं हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ रीड करना है, 5 पेजेस डेली रीड कर लिए, ठीक है। इस चीज़ में ग्रामर और वोकैब पढ़ने में जो है 1.5 घंटा कम से कम मैं समझ के चल रहा हूँ कि लगेगा, ठीक है। और एडिटोरियल और जो क्वेश्चंस वगैरह मैंने बताए अगर वो करना चाहो तो वो कर सकते हो, 1 घंटा उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि लगेगा। कहने का मतलब मैंने इंग्लिश का बना दिया कि 2.5 घंटे इंग्लिश को देने हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ना एडिटोरियल जो है वो सैटरडे सैटरडे भी होता है, तो सैटरडे सैटरडे भी एडिटोरियल करना है। सैटरडे को क्या करना है, अलग से रिवीजन करना है और क्विज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का क्विज, ठीक है। अड्डा 247 पे वही सेम चीज़ क्विज तुम्हें लगाने हैं, और यहाँ पे क्विज किस लिए लगाना है, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ क्विज लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ से तुम्हें एक तो नॉलेज मिलेगी और अवॉइड करना है ओवर थिंक, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे साथ बहुत बारी होता है एग्ज़ाम में, जैसे एग्ज़ाम में बैठा मैंने इंग्लिश सेक्शन करा, चलो फिल इन द ब्लैंक से कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो मुझे पता होते हुए भी मैं गलत कराता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ओवर थिंक कर जाता हूँ। कहने का मतलब मुझे लगता है कि भाई इतना ईज़ी थोड़ी ना पूछेंगे या इतना मुश्किल थोड़ी ना पूछेंगे, मतलब मन में ऐसा आता है डाउट सा, तो उस हिसाब से ना मैं ओवर थिंक कर जाता हूँ। कहने का मतलब मैं गलत मार्क करके आ जाऊँगा। तो उस चीज़ से बचाव करने के लिए हमें क्या करना है, क्विज़ लगाना है, क्योंकि हम जिस हिसाब से क्विज़ लगाएँगे ना जल्दी-जल्दी, उस हिसाब से हम ओवरथिंक करना छोड़ देंगे, ठीक है? इसी चीज़ की, इसमें यहाँ पे हमें
क्विज लगाने हैं। और संडे संडे को हमें क्या करना है, रिवीजन और रेस्ट करना, मज़े करने हैं, ठीक है। संडे को यहाँ पे रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, मैं मंडे से फ्राइडे का शेड्यूल बना रहा हूँ, सैटरडे संडे तुम्हें रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूँ, तो रिवीजन तुम्हें अच्छे से करना है, ठीक है। इंग्लिश हो गया हमारा। अब मेन मुद्दा है जनरल अवेयरनेस, जो कि सच में इसका जो सिलेबस है वो हद से ज़्यादा बड़ा है, और मेनली कोई एक बिगिनर के लिए 6 महीने भी कम है, ठीक है। के लिए 6 महीने भी कम है कि वो पूरा सिलेबस कवर कर पाए जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि कुछ खाने, ठीक है। बट फिर भी हमें अच्छे से पढ़ना है, जिससे हमारा इसमें हम उतना एवरेज स्कोर तो कर ही पाए जितना बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। तो बुक्स और सोर्सेज हमें क्या क्या यूज़ करना है, हम उसकी बात कर लें। एक क्राउन बुक आती है ये वाली, ठीक है। तुम में से किस किस ने ये बुक का नाम सुना है कभी, किसी से पहले कभी किसी से सुना है ये वाली बुक का नाम? मेनली लूसेंट तो सबने ही सुन रखा है, क्राउन सुना है? लूसेंट का नाम सुना है ना? तो मैं तुम लोगों के लिए एक बुक निकाल के लाया हूँ क्राउन की, ठीक है। ये क्राउन की बुक लेना, और तुम्हें मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये तुम्हारा स्टेट पीसीएस जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है ना, स्टेट वगैरह में यूपी मतलब जो एसडीएम वगैरह का होता है, प्री, ये प्री उससे इससे भी क्लियर कर सकते हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए ऐसे बुक लाया हूँ जो तुम्हें अलग किसी और टीचर से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत बच्चे गलत काम करते हैं, क्या, वो यूट्यूब से या फिर किसी टीचर का बैच वगैरह लेकर पढ़ते हैं जीएस, ठीक है। भाई मैंने भी बहुत पढ़ा, ठीक है, और किसी भी टीचर ने मुझे आज तक कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई नहीं। मतलब वो कुछ ना कुछ वो छोड़ देते हैं। जैसे मैं भी एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, भाई हिस्ट्री में एक जो है संगम एज आता है, जिसमें चोल चेर पांडे वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें जो है आती हैं। वो मेनली कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भाई इससे जो है उनका सिलेबस का टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है वो बुक से करना है जनरल अवेयरनेस, किसी टीचर के नोट्स वगैरह से नहीं, क्योंकि भाई बुक अपने आप में नोट्स है, हमें और किसी नोट्स को फॉलो ही नहीं करना। तो क्राउन और लूसेंट सब्जेक्टिव यूज़ करना है, ये वाले ऑब्जेक्टिव भी आती है, ऑब्जेक्टिव वाली नहीं, ठीक है, हमें सब्जेक्टिव वाली यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें साइंस में अगर मैं बोलूँ, क्राउन में कुछ चीज़ें ऐसी टॉपिक्स हैं जो नहीं है, जो लूसेंट में हमें पढ़ना है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा टॉपिक के हिसाब से तो कौन कौन सा है। तो हमें क्राउन और लूसेंट किस लिए यूज़ करना है, हिस्ट्री, पोल, ज्योग्राफी और साइंस के लिए हमें ये यूज़ करनी है। और इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, देखो जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, जैसे मैं हो गया, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरी इकोनॉमिक्स ठीक है, मुझे माइक्रो मैक्रो जो है आती है, ठीक है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है। मैं 11th और 12th को पढ़ाता भी हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छे से आती है। अब मैं क्या देख रहा हूँ ना, एक दो साल से मतलब एक दो साल से क्या, 2023 में मैंने जितने भी एग्जाम्स दी, में इकोनॉमिक्स का एक से दो क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। और एक से दो जो क्वेश्चंस आ रहा है ना, वो पहले जैसा आता था वैसा नहीं आ रहा। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई और थोड़ा हाई लेवल का जो है पूछ रहे हैं। कहने का मतलब तुम बिना माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े तुम इकोनॉमिक्स नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अभी तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, CHSL का मैं एग्ज़ाम दे के आया 2023 का प्री, क्योंकि अभी मेंस का तो रिजल्ट आंसर क्या ही नहीं है। इसमें भाई मेरे शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स, 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के मुझे आते थे। इस वजह से मैं अच्छा स्कोर कर पाया। लगभग मेरे 23 स्कोर है, और आज तक के मेरे हाईएस्ट स्कोर है इस जीएस में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स अब तुम्हें करना पड़ेगा माइक्रो मैक्रो से, जिसको नहीं है, जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का, उसके लिए बात कर। और ये तुम्हें कहाँ से करना है, यूट्यूब से करना, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च मारोगे माइक्रो मैक्रो, ठीक है। नोट्स बनाने मत बैठना, बस पहले एक बार पढ़ लेना कि हाँ भाई क्या है, क्या चीज़ें इसमें बोली गई है। और क्राउन और लूसेंट से जो है बैंकिंग टर्म्स का पढ़ना है इकोनॉमिक्स, ठीक है। बैंकिंग टर्म्स जैसे कि CRR क्या होता है वगैरह वगैरह चीज़ें, ये लूसेंट क्राउन में है, तुम उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। और मेन जो चीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
पीडीएफ करनी है, बुक नहीं, याद रखना। कई बच्चे पिनेकल उठाते हैं, कई बच्चे किरण की बुक उठाते हैं। भाई तुम 700-800 की बुक उठा तो लाओगे, लेकिन उसको तुम डेली पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है? 10,000 का क्वेश्चन पढ़ पाना हमारे लिए संभव है? नहीं है, क्योंकि मैथ्स भी करनी है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी करना है, और पता लगा 10,000 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो, या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो इन 10,000 में से, भाई 10,000 याद थोड़ी ना कर पाओगे तुम, ठीक है? कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ से, आरबीई का जो पीडीएफ आता है पेड पीडीएफ, मैं तुम लोगों को वो प्रोवाइड करवा दूंगा। उनका एक क्या आता है, हिस्ट्री का अलग आता है, पोल का अलग आता है, ठीक है? और इसमें जो है ना एग्जाम वाइज आता है, और तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे अभी 2023 गया है, 2023 में ना पीछे से स्टार्ट करना है। मतलब जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, ठीक है, कांस्टेबल का, वो पहले पेपर उठाना है, फिर उससे पहले जो हुआ होगा वो उठाना है, फिर उससे पहले जो हुआ होगा वो उठाना है, ठीक है? तुम्हें उल्टा चलना है इस हिसाब से, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम 2019 का पेपर का सॉल्व कर रहे हो 2020 फिर 2021 ऐसे करके, तो नहीं हो पाएगा। 2023 में उल्टे से चलना है, ठीक है? मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ, ठीक है? उसी से पढ़ लो। तो यहाँ पे तुम सीख लोगे चीज़ें, और यहाँ पे तुम इम्प्लीमेंट करोगे, पढ़ लोगे, ठीक है? यहाँ पे भी तुम्हें लर्न नहीं करना, याद नहीं करना चीज़ें, ठीक है? तुम्हें बस रीड करना है, ठीक है? रीड करते 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 एक दो बार रीड करोगे ना, तो अपने आप ही वो चीज़ें मन में बैठ जाएंगी, और यहाँ से तुम पढ़ ही रहे हो सब्जेक्टिव में, है ना? अब ये जो चीज़ें हो गई कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें सोर्स यूज़ करना है। अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। तो भाई देखो, करंट अफेयर्स का क्या है ना, कि इंडोलॉगस करके एक टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पे मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा है ये। देखो, यहाँ पे फाइल्स में जाओगे, तुम इनका क्या होगा कि ये ना मंथली जो है, जैसे अक्टूबर मंथ का है 2023 का मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुम्हें, ठीक है, ये ओपन कर लिया। अब इन्होंने क्या कर रखा है, जैसे क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर। अब इन्होंने दे रखा भाई सी 111 है, हमें ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में यहाँ पे और चीज़ें दी हुई हैं एक्स्ट्रा, जो हमें जाननी है। ये कौन रिलीज करता है, ठीक है, इंडिया का रैंक, टॉप कंट्रीज कौन सी है, इंडिकेटर्स मतलब किस किस इंडिकेटर से वो देखे जाते हैं हंगर इंडेक्स के, ठीक है, चार चीज़ें हैं वो, कि क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है? आगे बात समझ में कि हमें करंट अफेयर्स किस हिसाब से पढ़ना है। तो यहाँ से पीडीएफ तुम्हें मंथली डाउनलोड कर लेनी है, और वो प्रिंट भी निकलवा सकते हो, तुम्हारे ऊपर, अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहो पीडीएफ से पढ़ लो, नहीं तो प्रिंट से पढ़ लो, ठीक है? और तुम्हें ये जो है, इसको तुम एक क्वेश्चन मान, ठीक है, एक क्वेश्चन तुमने, फिर ऐसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ, ऐसे करके तुम्हें ये वाला पीडीएफ यूज़ करना है, ठीक है? ये एक इनका यूट्यूब चैनल भी है, तुम यूट्यूब चैनल पे भी इनका मंथली करंट अफेयर्स वाली वीडियो जो है वो देख सकते हो। अगर तुम्हें जैसे कोई बंदा बोले तुम्हें तब समझ में आता है, तो तुम उससे भी कर सकते हो, ठीक है? और इससे, क्योंकि जो है टॉपर्स ने भी इसको सजेस्ट करा है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और मैंने भी खुद में ही यूज़ करा है, तो चीज़ें आती हैं, ठीक है? अब कैसे पढ़ना है वो हम चीज़ें डिस्कस कर ले रहे हैं। वही सेम चीज़, टाइम के हिसाब से हमें नई चीज़ें पढ़नी, हमें टारगेट के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है? मंडे से फ्राइडे हमने टारगेट बना लिया क्या? अब जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो और अच्छे से समझ, हमें 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना। कहने का मतलब ऐसा नहीं करना कि हिस्ट्री पढ़ा तो हम सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 10-15 दिन, ऐसा नहीं पढ़ना। हमें क्या करना है, हमें 2-3 सब्जेक्ट लेके चलना है कि हाँ भाई हिस्ट्री पोल इकट्ठा कर लिया हमने, वो पढ़ना चालू करा। क्यों? क्योंकि इससे डाइवर्सिफिकेशन आएगा, तुम्हारा मन लगा रहेगा कि हाँ भाई हिस्ट्री पढ़ पढ़ के बोर नहीं होगे, ठीक है? वो करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कंप्लीट, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, किसी को समझाना नहीं है, ठीक है? हमें अपने लिए पढ़ना है, इसीलिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, भाई पहले ये चीज़ें पढ़ लो। ये चीज़ें पढ़ लोगे, उसके बाद फिर जो टाइम बच रहा है उसमें और चीज़ें जो हैं पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब मैंने तुम लोगों के लिए एक बना रखा है कि भाई हिस्ट्री पोल लेके चल सकते हो। भाई किसी को अगर इसमें चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, जैसे किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके चलना है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके चल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हिस्ट्री पोल लेके चलो पहले, फिर उसके उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करो, फिर ज्योग्राफी साइंस लेके चलो, साइंस में भी बायोलॉजी पहले, ठीक है। फिर इकोनॉमी और केमिस्ट्री और फिजिक्स लेके चल लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि 20 क्वेश्चंस अगर आते हैं ना तो उसमें से 8 से 9 क्वेश्चंस हिस्ट्री और पॉलिटी के रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, इसलिए मैंने इसको बोल रहा हूँ कि सब। ज्योग्राफी और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं 20 में। इकोनॉमी और केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करूँ तो 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं 20 में से, ठीक है। तो मैंने वेटेज के हिसाब से तुमको यहाँ पे बता रखा है। और करंट अफेयर्स तुम्हें पढ़ने हैं डेली 30 क्वेश्चंस, ठीक है, कम से कम इतना पढ़ो जैसे मैंने अभी बताया। और एक स्पोर्ट के बारे में पढ़ना है, लूसेंट। लूसेंट जब तुम बुक लोगे ना तो उसके पीछे जो है अलग से दिया हुआ है खेल कूद करके, ठीक है, हिंदी मीडियम, और इसमें स्पोर्ट्स करके दिया हुआ है। जैसे हॉकी के बारे में तुमने आज पढ़, ठीक है। हॉकी में तुम्हें ये चीज़ें पढ़ने हैं कि भाई कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, और कितना उसका जो क्या होता है गोल पोस्ट होता है उसकी कितनी लंबाई होती है। एमटीएस वगैरह में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ये बात याद रखना। सीजीएल वगैरह में कभी नहीं आती, लेकिन एमटीएस वगैरह में जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो हमें हर एक स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना भी, ठीक है, और ख़ासकर उन स्पोर्ट्स के बारे में जो न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्पोर्ट्स भी हमें क्लियर करना है। ये हमने मंडे से फ्राइडे पढ़ लिया, ठीक है। इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों का, क्योंकि जीएस पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो यहाँ पे मैं 2 से ढाई घंटे मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे इतना टाइम लगेगा और प्रॉपर टाइम देना है यहाँ, ठीक है। सैटरडे को क्या करना है, यहाँ पे रिवीजन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, क्योंकि जीएस पढ़ के हर बंदा भूलता है और वो भूलना जेन्युइन बात है। तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करते रहना जैसे, ठीक है, और क्विज देना है नॉलेज के लिए, और वही सेम चीज़ अवॉइड ओवर थिंकिंग कि हाँ भाई, जैसे मान लो जीएस में मुझे कोई क्वेश्चन आता, उसका मुझे आंसर पता है, लेकिन एक ऑप्शन से मैं क्या कर रहा हूँ, कंफ्यूज कर रहा हूँ, मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूज कर जा रहा हूँ। मुझे आंसर पक्का पता है लेकिन फिर मैं कंफ्यूज कर जा रहा हूँ। तो उस चीज़ को अवॉइड हम कर सके, इसके लिए हमें क्या करना है, क्विज लगाना है, अड्डा 247, ठीक है। संडे संडे हमें रिवीजन करना है, और साथ ही साथ अगर टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेने, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई थी ना, यहाँ भाई जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँ, उस चीज़ को संडे संडे तुम्हें यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जीएस और इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग की मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत? कंप्यूटर अवेयरनेस, भाई कंप्यूटर जो है वो तुम्हारा डी ट्रिपल एस बी में तो एक 20 मार्क्स का आ ही रहा है, ठीक है, 20 क्वेश्चंस आएंगे, मेरिट भी बनेगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, तुम्हें नंबर लाने पड़ेंगे कंप्यूटर, ठीक है। बाकी सी एच एस एल और सी जी एल वगैरह में तो ये इसका क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। और एस एस सी फेज एग्जामिनेशन और सी पी ओ वगैरह में नहीं आता कंप्यूटर, तुम उसको छोड़ सकते हो जो उसके एग्जाम्स की तैयारी कर, ट्रिप डी ट्रिपल एस बी की में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। तो बुक्स और सोर्सेज और टाइम टेबल हमें क्या क्या यूज़ करना है वो मैं बता दूँ। देखो यहाँ पर आरबी का एक पीडीएफ आता है 2.0 करके, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका लिंक दे रखा है, लिंक में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यूट्यूब वीडियो भी, मतलब आरबी ही चैनल पे यूट्यूब वीडियो भी है उसी पीडीएफ का, ठीक है, समझाया हुआ है। और ये तुम्हें कब पढ़ना है, एग्जाम के 20 दिन पहले, ठीक है। अब जिस बच्चे को थोड़ा सा भी कंप्यूटर में मतलब बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो है, वो अभी से ही थोड़ा 10-15 मिनट जो है एक-एक वीडियो देख सकता है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा समझ सकता है कि हाँ भाई कंप्यूटर में चीज़ें क्या है, क्या नहीं है। बाकी जो बंदा कैम कंप्यूटर में ही काम वगैरह करता है, ठीक है? कुछ वर्किंग भी है तो कंप्यूटर वगैरह में काम करता है तो उनको नॉलेज है अच्छी खासी, ठीक है? तो वो 20 दिन पहले भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है? और सबसे मेन बात जो है, विंडो 11 आया है उसकी शॉर्टकट कीज़। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्या है। ये जो है सीएचएसएल 2023 के मेंस में आया। मैंने दिया था 2023 मेंस का, ठीक है, नवंबर में। तो इसमें ना विंडो 11 की शॉर्टकट कीज़ पूछी थी, लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस थे। अभी तो फिलहाल आंसर की नहीं आई है, क्योंकि 10 तारीख को इसका दूसरा पेपर होगा, कुछ बच्चों का छूट रह गया था, तो उनका होगा। तो आंसर की में देखना, बहुत बच्चे ना इस बारी कंप्यूटर से फेल होंगे, क्योंकि कंप्यूटर इस बारी ऐसा पूछा था ना सीएचएसएल मेंस में,
कोई बच्चा कर ही ना पाए। मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई मेरे सीजीएल में अच्छे खासे स्कोर आए थे कंप्यूटर में, लेकिन मैं सीएचएसएल में कर ही नहीं पाया ज़्यादा, ठीक है? तो कहने का मतलब हमें सब कुछ चीज़ें लेके चलनी है क्योंकि हमें यहाँ पे स्कोर करना है, ठीक है? तो कंप्यूटर का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग जैसे तुम लोग जानते हो डी ट्रिपल एस बी में 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है इंग्लिश के लिए, मतलब सी एच एस एल का ही क्राइटेरिया रहता है। और मैं तुम्हें बताऊं, 35 वर्ड पर मिनट 1 से 1.5 महीने में लाया जा सकता है। मैं खुद लेके आया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे को बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती थी, मैं 2 उंगलियों से काम करता था टाइपिंग में, लेकिन अब मैं पूरे 10 फिंगर्स का यूज़ करके करता हूँ, ठीक है? तो इसमें तुम्हें क्या करना है, अगर किसी को टाइपिंग नहीं, एक कीबोर्ड लेना, ठीक है? और फ़ोन अगर है तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? लैपटॉप हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़ोन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कनेक्ट हो जाए। टिप 10 एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है? मोबाइल और पीसी दोनों के लिए आता है, ठीक है? इसमें लिंक में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? और ये 15 मिनट तुम्हें प्रैक्टिस करना है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको टाइपिंग नहीं है, ठीक है? वो अभी से ही स्टार्ट कर देना 15 मिनट की प्रैक्टिस करना, ठीक है? जिनकी टाइपिंग है उनको क्या, और जैसे ही ये 15 मिनट प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब चीज़ें सीखोगे, यहाँ पे लर्न करना है हमें, ठीक है? कि कौन से फिंगर से कौन सी चीज़ें प्रेस करनी है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें देखनी है हमें, सीखना है। और सोनी टाइपिंग और एक टाइपिंग बाबा करके है, ठीक है? सोनी टाइपिंग का ऐप है और इसका जो है वेबसाइट पे ही है। तुम इसको दे सकते हो लर्न करने के बाद प्रैक्टिस के लिए, 10 मिनट की प्रैक्टिस के लिए, और देख सकते हो कि भाई तुमने क्या कितना एरर करा वगैरह वगैरह चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? बाकी इसको थोड़ा और अच्छे से डीप में जानना है तो मेरे को बोल देना, मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी जो है डी ट्रिपल एस बी में आ रहा है, और कुछ स्टेट एग्जाम्स जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, उन सब में आ रहा है। तो उसके लिए कौन सी बुक सही रहेगी? अरिहंत की बुक ले लेना, मेरे पास भी पड़ी हुई है, अरिहंत की बुक सही है वो। और कोई भी स्कूल लेवल ग्रामर की बुक आती है, जैसे 9th 10th में हमने पढ़ा था, ठीक है? कुछ बुक्स आती हैं, प्राइवेट स्कूल के द्वारा भी आती हैं कुछ बुक्स। बाकी मैं अगर मेरे पे पता लगेगी तो मैं बता दूंगा, एज रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। और इसको सैटरडे संडे 30-30 मिनट पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हिंदी वैसे भी हम लोग की लैंग्वेज है बोलचाल वाली, हमें ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है? तो यहाँ तक बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत स्ट्रेटेजी को लेकर, कोई अपनी तरफ से चेंज करना चाहे, कोई अपनी तरफ से कुछ बताना चाहे, बताओ। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबको बताना है, फिर आगे हम बात करें। रुको रुको रुको, 2 मिनट रिपीट करना, क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, जैसे अगर तुम्हारी वर्किंग है तो तुम क्या, जब काम कर रहे हो तो उसमें मतलब रेगुलर काम ही करना पड़ेगा या फिर कुछ टाइम मिलता है भी है, थोड़ा बहुत, 1 घंटे का? तो जैसे मैं ये कहूँ कि तुम वोकैबलरीज और जो करंट अफेयर्स वगैरह है, वो चीज़ें तुम पढ़ सकते हो उससे, वहाँ पे ऑफिस वगैरह में, तो वो काम हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। बाकी तुम मेट्रो वगैरह में जहाँ पे भी जिससे भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, उसमें तुम पढ़ सकते हो इंग्लिश चीज़ें, जैसे कुछ 2-3 पेजेस तो पढ़ ही सकते हो, रीड मतलब रीडिंग वाली चीज़ें तो कर ही सकते हो, है ना? कोई नहीं, वो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा ही, मतलब यहाँ पे अपना जो है कोर्स वगैरह उसमें तो करवाऊंगा ही। बाकी चीज़ें जो भी होंगी वो मैं तुमसे डिस्कस कर लूँगा, है ना? जो भी टाइम। और बाकी विराट, विराट, कोई आपको दिक्कत है? ठीक है। भारती, आपको कोई डाउट है? कोई भी इशू? मोहित, आपको कोई इशू? हाँ हाँ बोलो।
तो उसमें कितने क्वेश्चंस हैं? तो तुमने मैथ्स या रीजनिंग कहीं किसी से पढ़ रखा है पहले? तो सेल्फ कर रहे हो? हाँ, तो तुमने टाइप वाइज करने के लिए ले रखा है वो। हाँ ठीक है, अगर देखो, हाँ कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। बस उसमें थोड़ा ये बात ध्यान रखना कि उसमें ना टाइप वाइज करके दिया हुआ है किरण में, वो मैंने एक बार बुक सॉल्व करी थी, ठीक है, अच्छी बुक है। बट उसमें ना ये है कि थोड़ा तुम्हें एक टीचर से या कोई और यूट्यूब वगैरह पे, जो भी तुम्हें टीचर वगैरह सही समझा पाए, उनसे एक बारी ना वो टॉपिक पढ़ के फिर वो चीज़ें बुक से सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन जब बुक से सॉल्व करोगे तो पूरे क्वेश्चन तुम सॉल्व पॉसिबल नहीं है कर पाना कि भाई 10-15 हज़ार पे 10-15 हज़ार क्वेश्चन हम कर पाए, ठीक है। तो तुम क्या करना, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं पहले उनको सॉल्व करना, के हिसाब से करना, ठीक है। पवन, तुम्हें कोई डाउट? दीपाली, आपको कोई डाउट? हाँ, क्राउन कराऊं? ठीक है। देखो, एक चीज़ होती है कि अगर तुम, जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल, मेरे ना क्या कहते हैं उसे, सीजीएल में मैं अच्छे से, क्योंकि मेरे को ना चाहिए था डबल एओ, असिस्टेंट ऑफ ऑडिट ऑफिसर वाला जो है उसका प्री मेरे को क्लियर करना, ठीक है। तो मेरे को पता था कि भाई मेरे को जीएस करनी पड़ेगी अच्छे से, तो मैंने प्री में क्या करा, लूसेंट पढ़ा अच्छे से, काफ़ी अच्छे से पढ़ा, ठीक है। बट जब मैं उसमें एक तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे, हिस्ट्री में जब मैं वैदिक एज पढ़ने गया, ठीक है, तो जब मैंने वैदिक एज पढ़े, जो प्रीवियस नाम होते हैं नदियों वगैरह के, वो सारी चीज़ें पढ़ लिया, वो एग्जाम्स में आए भी थे कई कई शिफ्ट में। लेकिन मेरी शिफ्ट में ना एक चीज़ पूछ दी थी कि वैदिक काल में जो अमीर व्यक्ति, वेल्दी पर्सन होते हैं, उनको क्या कहते हैं। वो मुझे लूसेंट में नहीं मिला, बट मुझे एनसीईआरटी, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी आर एस शर्मा, जो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं वो, और जो क्या कहते हैं उसे, क्राउन करके बुक मैंने जो बताई, उसमें मुझे एक वो मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री पोल वगैरह जो डीप में चीज़ें पूछते हैं, हमें लगता है कि जो डीप में चीज़ें पूछ रहे हैं वो आती बुक से ही है, ठीक है। जो क्राउन मैं तुम्हें बता रहा हूँ बुक, उसमें क्या है ना कि उसमें तुम्हें समझाया हुआ है इजी लैंग्वेज में, और सारी चीज़ जैसे एनसीईआरटी का ही रेफरेंस लिया हुआ है उन्होंने, लेकिन सारी चीज़ें बहुत इजी वे में समझा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, सफिशिएंट तो जीएस में क्या होता है ना कि हम हमेशा पूरा तो कर नहीं सकते, पूरा मार्क्स भाई कुछ भी पूछ सकता है वो, तो है ना, हिस्ट्री में या पॉलिटी में। लेकिन हाँ, इतना है कि एनसीईआरटी से तो बाहर नहीं पूछेगा ना, कम से कम हम ये मान के चलते हैं। तो एनसीईआरटी के रेफरेंस में उसको इजी वे में समझाया हुआ है उसने, क्राउन ने, ठीक है। तो उसको एक बार पढ़ लोगे ना, एक बार देख लोगे, मैं तुम्हें भेज भी दूंगा एक दो फोटो बुक की, तो तुम उसे देखना, उसे पढ़ना, और अगर समझ में आए वो चीज़, ठीक है, तो ले लेना। जैसे मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊं, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट में बहुत बेकार तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, समझ कुछ भी नहीं आता। लेकिन जो क्राउन बुक है ना, मैंने उसमें से जब पढ़ा, तो मुझे लाइन वाइज, सीरीज वाइज सब कुछ चीज़ें जो है क्लियर होती गई। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हाँ, बुक अलग, वो चीज़ सही है, डीप नॉलेज सफिशिएंट। हाँ, जैसे लूसेंट में है ना, वैसे ही है, टॉपिक वाइज करके दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा डिटेल में करके दिया हुआ है, हिस्ट्री, पोल, ज्योग्राफी वगैरह सारी चीज़। अच्छा, अच्छा ठीक है, स्टैट जैसे देखो यहाँ पे एक इसने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है, स्टैटिक जीके, वो मुझे ना बताना भी था। देखो, स्टैटिक जीके ना, कुछ टीचर्स मानते हैं हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, इसको स्टैटिक जीके मानते हैं। कुछ मेरे जैसे, जो मैं जिसको मानता हूँ स्टैटिक जीके, वो ये मानता हूँ कि जो जैसे डांस हो गया, डांसर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं स्टैटिक जीके को मानता हूँ, ठीक है। तो मैं, जैसे तुमने पूछा मुझे कि हाँ भाई स्टैटिक जीके आ रहा है, तो तुम स्टैटिक जीके किस चीज़ को कहते हो, हिस्ट्री, पोल वगैरह इन सबको स्टैटिक जीके कहते हो? ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है।
तो देखो, स्टैटिक जीके जो तुम बोल रहे हो ना, कि ये चीज़ें हम कहाँ से प्रिपेयर करें? जो डांस, कल्चर, फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें हो गईं, ये तुम्हारा प्री में, क्योंकि अगर तुमने मेंस दिया होगा या जैसे मैंने दिया है मेंस, तो मेंस में तो नहीं आता ये चीज़, ठीक है? सीजीएल, सीएचएसएल के मेंस में। प्री में क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट्स बनती हैं, तो इसीलिए अलग करने के लिए ऐसा करा जाता है कि हाँ भाई, जो है डिफरेंट डिफरेंट डांसर्स और बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें अलग से थोड़ा बहुत जो लूसेंट में दिया हुआ ना डांसर्स वगैरह, वहाँ से तो हम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फेस्टिवल्स वगैरह जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर पीडीएफ दूँगा, उसमें से तुम्हें जो है वो पढ़ना है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कौन-कौन से कौन-कौन से फेस्टिवल्स, कौन-कौन से बुक्स एंड ऑथर्स, या बुक्स एंड ऑथर्स जैसे मैंने अभी करंट अफेयर्स में बात बताई, तो करंट अफेयर्स में भी जो अभी करंट में आते हैं बुक्स वगैरह, उसके बारे में दिया होता है उसमें। तुम वहाँ से बुक्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी फेस्टिवल्स वगैरह जो मैं पीडीएफ दूँगा प्रीवियस ईयर, उससे कर सकते हो। और देखो, हमें यहाँ पर दूसरे बच्चों से ज़्यादा मार्क्स, खुद के 100% मार्क्स नहीं लाने। अगर दूसरा बच्चा 80% ला रहा है, तो मुझे 81% चाहिए, बस इतना ही चाहिए। क्योंकि मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, उससे ज़्यादा मार्क्स ला के जॉब लेनी है। तो दूसरा बच्चा जो पढ़ रहा है, उसके पास भी तो वही सोर्स होंगे जो हमारे पास होंगे। उसके पास ऐसा कौन-सा खज़ाना आ गया एसएससी का कि हाँ भाई, जो अलग से कुछ पढ़ के ले आएगा। तो भाई देखो, अगर हमें बुक्स, ऑथर्स वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है, तो हम प्रीवियस ईयर ही पढ़ेंगे, बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ, करेंगे। अगर उससे नहीं आया तो हम क्या ही कर सकते हैं। आगे बात समझे? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, 25 में से मैं मान के चलता हूँ कि ये 3 से 4 क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक है? 3 से 4 क्वेश्चन्स में अगर मेरी किस्मत में रहा, तो मैं 3-4 क्वेश्चन में से 1 तो पक्का सही कर दूँगा, ठीक है? कम से कम 1 तो मैं कर ही सकता हूँ सही, ठीक है? कई बारी अगर बिल्कुल ही किस्मत खराब हो जाए, तब तो चारों के चारों 4-5 नहीं आते होंगे मेरे को। लेकिन हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे को 1-2 तो पक्का आता होगा। तो हम उस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए, हम बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे, हिस्ट्री कर लेंगे, पोल कर लेंगे, जहाँ से हमें पक्का पक्का पता है कि हाँ भाई, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। तो 25 में से हमारे 15, 17, 18 क्वेश्चन ठीक ठीक हो जाएँगे, और हम बाकी मैथ्स रीज़निंग में नंबर खींच लेंगे, है ना? ये भी हम कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ कि मैंने बहुत पढ़ा था ये सीजीएल मेंस के टाइम में, डांसर्स वगैरह, और कुछ नहीं पूछा मेंस में, और मुझे बहुत दुःख हुआ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें याद करके गया था, फेस्टिवल्स वगैरह, और फिर मैं भूल ही गया बाद में, क्योंकि ये चीज़ें याद तो रहती ही नहीं है, इसी वजह से, ठीक है? तो हमें जितना हो सकता है हम उतना करेंगे, और किस्मत में रहा हमारे तो आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा तो हम बाकी चीज़ में मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे, है ना? लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उस चीज़ में बिल्कुल भी। बस पढ़ना है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी वजह से हम बाकी चीज़ खराब नहीं होने देंगे। क्लियर होगी बात? हाँ, हाँ, बस उसको ना रीड करते रहना। याद करने पे जाओगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन याद चीज़ें होंगी नहीं, है ना? बस वो रीड करते रहो। बाकी अगर तुम्हारा पेपर में आ गया और तुम्हें याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है ना? नहीं, नहीं, देखो, कहीं से भी पढ़ो, बस तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमसे बन जाए, बस ये होना चाहिए। तुम्हें किसी भी टीचर का कोई भी जो है टॉपिक समझ में आ रहा है तो वो करो। जैसे मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, भाई मैंने राकेश यादव सर से भी थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है, मतलब राकेश यादव सर से तो पूरा ही पढ़ा रखा है। गगन प्रताप सर से कुछ चीज़ें मैंने टॉपिक्स पढ़ रखे जो मुझे सही लगी। आदित्य रंजन सर का एवरेज वगैरह का मेरे को कॉन्सेप्ट सही लगता है, उनसे वो चीज़ अडॉप्ट कर ली। कुछ चीज़ें अभिनय शर्मा सर हैं, उनसे भी सीख लिया, और मोहित गोयल सर करके भी हैं, ठीक है? उनसे भी सीख लिया। मतलब जो टॉपिक मुझे किसी टीचर का समझ नहीं आ रहा, तो मैं उस दूसरे टीचर से वो चीज़ें समझ लेता हूँ। तो मैथ्स में ऐसा चलता है, ठीक है? बस तुम्हें चाहिए, तुम्हें कम टाइम में क्वेश्चन वो वाला होना चाहिए, चाहे तुम किसी भी टीचर से करो।
साहिल बताओ तुम्हें कोई डाउट? कोई नहीं, मैं तुमसे बात कर। अब देखो, हम आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पे बात कर ली है अभी तक की। अब मैं जो तुम लोगों के लिए चीज़ें बता रहा था, मैं मैथ्स रीजनिंग पढ़ाऊँगा, उसमें मैं क्या-क्या चीज़ें करवाऊँगा, वो मैं तुम्हें थोड़ा-सा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम इस ओवर करेंगे। देखो, मैथ्स रीजनिंग हम जानते हैं कि ये बहुत जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है, जिसने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी या उसके बाद कभी पढ़ी ही नहीं मैथ्स, ठीक है? उसके लिए मैथ्स बहुत दिक्कत वाली बात है। और रीजनिंग तो मेनली मेरे ख्याल से तो सबको समझ में ईज़िली आ ही जाता है, ठीक है? रीजनिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम क्या करेंगे, जो मैं समझाऊँगा, ठीक है? हम बात करेंगे टारगेटेड पढ़ाई की, ठीक है? जैसे मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं 2023, 2022 में, तो मुझे एक पैटर्न पता लगा एसएससी का खासकर, और डी ट्रिपल एसबी का भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, और मैंने खुद भर रखा है एएसओ वगैरह का भी, और टीचर वगैरह का भी एक है, तो वो मैंने भर रखा है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखे थे। तो मुझे जहाँ तक पता लगा है, एक ये एक फिक्स्ड टाइप जो है चल रही है चीज़ें, ठीक है? कहने का मतलब जैसे परसेंटेज एक टॉपिक है, बड़ा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो पक्की होती हैं कि वो आएगी ही आएगी। प्रॉफ़िट एंड लॉस में डिस्काउंट वाला हो गया टॉपिक, वो आएगा ही आएगा, ठीक है? मतलब एक फ़िक्स टाइप का पैटर्न चल रहा है, ठीक है? तो जो मैं पढ़ाऊँगा अगर कोर्स में, वो मैं तुम लोगों को रेलेवेंट क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चंस लाके तुम लोगों को सिखा रहा हूँ और तुम नहीं सीख पा रहे वो चीज़ें, वो नहीं करूँगा मैं, ठीक है? जो एक फिक्स्ड एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग, और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में आ रहा है अभी, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें चलते हुए चलेंगे, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं तुम्हें अपनी तरफ से करवाऊँगा, और कुछ हमें बुक से करने। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को 2 बुक्स खरीदवाऊँगा, दोनों टेक्स्ट बुक की हैं, एक टेक्स्ट बुक की मैथ्स का बुक है और एक टेक्स्ट बुक का ही रीज़निंग का। दोनों मेरे पास भी बुक हैं, ठीक है? मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा और प्रैक्टिस करने के लिए उस बुक से दूँगा। मैं टाइप करके पीडीएफ बना के तुम्हें दे सकता था, बट मेरे पे उतना टाइम नहीं है कि मैं टाइप करके जो है पीडीएफ बना के तुम लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ। तो इसलिए मैं सही बोलूँगा कि भाई बुक्स ले लो, ठीक है? सही रहेगा। तो हम इस बुक से जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? 4000 क्वेश्चंस हैं एक बुक में, तो 8000 मैथ्स रीज़निंग मिलाकर हो गया, हम इतना कर सकते हैं, ठीक है? हमारी कैपेसिटी इतनी है, हम कर सकते हैं। और डेली जो है 1.5 घंटे की क्लास मैं लूँगा, 9:30 से 11 बजे रात को, क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो काम वगैरह भी कर रहे हैं, और क्लासेस जो होंगी वो गूगल मीट पे होंगी, तो तुम में से जो है उसी समय पूछ भी सकते हो चीज़ें जो समझ। मंडे से फ्राइडे होंगी, और सैटरडे संडे हम रिवीजन क्लास रख लेंगे। और तुम जो भी कोई डाउट वगैरह वो मुझे मैसेज भी कर सकते हो, या फिर वैसे भी नॉर्मली पूछ सकते हो, ठीक है? और हम अपना जो है वो टारगेट लेके चलेंगे 100 दिन का, ठीक है? मैं तुम लोगों को जो पढ़ाऊँगा वो 100 दिन के हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है? 100 दिन मतलब तुम ये मान सकते हो 3 महीने। इसमें मैथ्स और रीज़निंग में दोनों की बात कर रहा हूँ, 1.5 घंटे डेली क्लास के हिसाब। रीज़निंग देखो, मैं 15 से 20 दिन में तुम्हें फिनिश करवा दूँ, ठीक है? इतना तुम कर सकते हो, मैं करवा भी सकता हूँ। मैथ्स में हम बाकी टाइम लगाएँगे 70 से 80 दिन का, ठीक है? और 4 महीने के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। 4 महीने का मतलब 120 दिन हो गए, ठीक है? मैं यहाँ पे वैसे 100 दिन बोल रहा हूँ, लेकिन 120 दिन हम पढ़ेंगे। 5 जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगा चीज़, और 5 मई तक ये चलेगा। और जैसा मैंने तुम्हें अभी डिस्कस कर दिया था कि मई में ही जो है, मई के फर्स्ट वीक से ही जो है स्टार्ट है चीज़ें, तो वो हम करेंगे, ठीक है? और फ़ी डिटेल्स ये हैं कि जनवरी महीने की जो है 400 रहेगी, फरवरी मंथ की 400 रहेगी, और मार्च की 550 रहेगी, जिसमें मैं तुम लोगों को टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास दूँगा, ठीक है? वो तुम्हारा रहेगा, तुम ईयरली उसको यूज़ कर सकते हो पूरे साल। और अप्रैल मंथ में 450 रहेगी, जिसमें मैं तुम लोगों को मॉक टेस्ट जो करवाऊँगा, ठीक है? उसके डिटेल सॉल्यूशन तुम्हें क्लास में करवाऊँगा, ठीक है? ये एक्स्ट्रा है कि हाँ भाई, तुम लोगों को मॉक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन वगैरह भी मिलेगा। जो भी मॉक टेस्ट करेंगे उसका सारा का सारा
पेपर में कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है वगैरह वगैरह, किस क्वेश्चन को कितना टाइम चाहिए वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2, 3 और 4 मतलब कि कल परसों तरसों जो है हम बेसिक क्लास करेंगे, बेसिक क्लासेस करेंगे जो कि सबके लिए फ्री रहेगी। ठीक है, तो ये था जो मैं अब पढ़ाऊँगा के बारे में। कल से स्टार्ट करेंगे 9:30 बजे से। तो तुम लोगों को ऑल द बेस्ट 2024 के लिए भाई, नौकरी वगैरह ले लो, और क्या पता थोड़े दिनों में मैं भी खुशखबरी तुम लोगों को सुनाऊँ। नहीं, जॉब वगैरह का हो जाएगा मेरा भी, अभी से हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। और ये पीडीएफ जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया, ये मैं वैसे रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूँ और तुम लोगों को मैं प्रोवाइड भी कर दूँ। ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ बोलो। देखो भाई, मैं तुम्हें जैसे आज मैंने रिकॉर्ड करा, तो आज का भी तुम्हें मिल जाएगा और नॉर्मली क्लासेस का भी रिकॉर्ड मिल जाएगा, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो ही मिस कर सकते, वरना कोशिश करना कि मिस मत करना, क्योंकि जब मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ तो डाउट पक्का आएगा और तुम पूछोगे उस समय, तो वो सही रहता है। लेकिन बाद में जो चीज़ें बैकलॉग लगता जाता है ना, वो कभी कवर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोल रहा था कि अगर तुम रेगुलर रह सकते हो क्लास में तो वो सही है, वरना तो तुम्हें रिकॉर्डेड मिल ही जाएगा। और किसी को कोई डाउट नहीं? तो बात करते हैं फिर हम कल। ठीक है, 9:30 बजे।